पढ़ लिया है सारे लोगों ने जो कल नोट सेंड करे थे वो? चलो बढ़िया है। ठीक है, अब कल की बात करते हैं पहले, है ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ तक कल तक यहाँ तक देख लिया था, है ना, कि क्या चीज हो रही थी, है ना। एक सेकंड रुको। अरे यार ये कितने लेट लेट तक आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था पुनर्योगट डीएनए कैसे बन रहा था, ये चीज तक हमने क्या किया था, देख लिया था, है ना, कि कैसे यहाँ पे पुनर्योगट डीएनए बन रहा है ना। अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं, जैसे यहाँ तक में क्या चीज हो गए थे, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देख लिया था, पॉलिंड्रोमिक क्रम भी देख लिया था, कुछ एंजाइम देख लिए थे कल। फिर मैंने एक एंजाइम बताया था ई कोलाई आर फर्स्ट, है ना। तो जो याद रखना है, हमने इसमें क्या बोला था कि यहाँ पे पहचान स्थल भी है। बेटा सारे लोग म्यूट रखेंगे, अपना माइक म्यूट रखोगे, जब जरूरत हो तभी हटाना है ना। ठीक है, तो हमने इकोलाई आर फर्स्ट बताया था, और उसी के लिए क्या करना है, यहाँ पे उसका पहचान स्थल भी हमको याद रखना है कि क्या उसका पहचान स्थल है ना। इकोलाई आर फर्स्ट का तो उसका क्या था, ये था यहाँ पे, है ना, GAATCC, इतना ही याद रखना है। इसके अलावा जो हमने और 4-5 लिखे उतने याद नहीं रखना है। दूसरी अगर चीज याद रखना है यहाँ पे, तो जो हिंद सेकंड है ना, हिंद सेकंड नहीं, हिंद थर्ड है ना। हिंद थर्ड याद रखना है कि ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ से कुछ खास याद नहीं रखना है। चलो, ये इस प्रोसेस को समझ आ गया था सब? इसमें कुछ डाउट दिख रहा है तो बताओ। सर ये 3-5 लिखा है, ये उल्टा है ना? हाँ, तो सारे इधर से आने चाहिए थी, CTTAG ऐसे होने चाहिए थे। ये इधर से पलट गया ना बेटा, ऐसे पलट गया। ये यहाँ पर शायद कैसा हो गया है, अच्छा ये नीचे वाले में गड़बड़ हुआ है ना। हाँ सर, हाँ, इसको नीचे वाले पलटाया में नहीं, ये यहाँ पे ये गलत गलत, हाँ गलत वो हो गया है। तो कल जो लिखाया था ना, इसमें जो अपोजिट वाला क्या होगा, इधर से चालू हो जाएगा, CTTAAG आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये अपोजिट हो गया, ये गलत मिसप्रिंट हो गया होगा वहां पे, है ना। तो क्योंकि ये पॉलिंड्रोमिक क्रम है ना, तो ये इसके पहचान स्थल पे याद रखना है 5 प्राइम से 3 प्राइम। और इसमें यहाँ पे ये जो है लिखा हुआ है यहाँ पे जो नाइट्रोजनिक क्षारक है, ये भी याद रखना है, GATTC, है ना। ये भी याद रखना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा बेटा, है ना। ये चीज वो पूछ सकता है। ठीक है, नीचे की प्रोसेस में समझ आ रहा था, इसमें कोई डाउट था? देखो एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ, क्या कर रहे थे यहाँ पे हम, कोई बाहरी डीएनए ले रहे थे, बाहरी डीएनए को हमने क्या किया, यहाँ पे उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा यहाँ पे उसको कट कर दिया, है ना, और उसके छोटे छोटे खंड ले लिए, और उसको हमने पीसीआर के द्वारा उनकी कॉपी तैयार कर। इस साइड हमने क्या लिया था, एक वेक्टर लिया था, और वेक्टर को भी क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हमने तोड़ दिया था। जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम इधर के ये जो फॉरेन डीएनए है इसको तोड़ रहे हैं, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे वेक्टर को भी तोड़ेंगे, तो यहाँ से हमको एक पॉलिंड्रोमिक क्रम इधर भी मिल जाएगा, और इधर भी हमको पॉलिंड्रोमिक क्रम मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम की सहायता से दोनों को जोड़ देंगे, तो ये जो जीन है हमारा, यहाँ पर अभी हमको क्या मिल गया, रिकम्बाइंड डीएनए मिल गया। और इसको फिर यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज या फिर यहाँ पे जो माइक्रो इंजेक्शन होता है ना, माइक्रो इंजेक्शन का मतलब होता है कि एक सेल है, उसके अंदर में किसी भी न्यूक्लिक जो भी मटेरियल है उसको हम अंदर साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। वैशाली क्या दिखा रही है बेटा? अच्छा देख रही हो? ठीक है, तो यहाँ पे ई कोलाई के अंदर में हम उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। चलो, अब बारी आती है आगे, यहाँ पे और कुछ चीजें बता रहा हूं। अब बारी आती है यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की।
ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये चीज हो रही है, यहाँ पे हम जब डीएनए का यहाँ पे पृथक्करण और विघलन करते हैं, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से काट दिया, तो इसका यहाँ पे हिंदी नाम भी याद रखना, जेल विद्युत संचालन विधि है ना। इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, डीएनए खंडों को पृथक करते हैं। और क्योंकि हमने जब हिस्टोन मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल बताया था, तो यह बताया था कि डीएनए कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कल्चर प्लेट लेते हैं, कल्चर प्लेट के अंदर में एगारो जेल डाल देते हैं, जो सी वाइट्स है ना, या ये क्या हो रही थी, जो लाल शैवाल रह रही थी, उसके द्वारा यहाँ पे ये प्राप्त होती है। और ये कैसी होती है, यहाँ पे ये भी चीज याद रखना है, ये लाल शैवाल से प्राप्त होती है, जो एगारोज जेल है वो। और ये जो एगारोज है ये कैसा रहता है, यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक रहता है ना, प्राकृतिक बहुलक रहता है, जिसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे डीएनए खंडों के पृथक्करण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद में दो ही सिद्धांत है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दो सिद्धांत है। पहली चीज ये आ रही है कि जो ऋणावेशित कण है उसमें विद्युत संचालन की क्षमता होती है, विद्युत संचालन की क्षमता होती है, ये संचालन बोल रहा हूँ, सचलनी है ना, मोबिलिटी की है ना, वो मूवमेंट्स कर सकते हैं डीएनए खंड है ना। तो वो मूवमेंट्स करते हैं, एक सेकंड ऐड करने दो, वो मूवमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये कल्चर प्लेट डली हुई डीएनए खंड है यहाँ पर, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड भी लगे रहेंगे। दीदी बेटा म्यूट रखो, म्यूट रखो। वैशाली क्या दिखा रहे हो बेटा, हम थोड़े से आगे पहुंच गए ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे है। वैशाली क्या दिखा रहे हो बेटा, बोलो। सर कुछ नहीं दिखा रहे। अच्छा, और नहीं, वो तुम बुक पे वो कर रहे थे ना, मुझे लगा इधर कुछ दिखा रहे हो। ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, पहला सिद्धांत जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है डीएनए खंड के अंदर में, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का मतलब ये हो रहा है विद्युत सचलनी चलन क्षमता है ना, कि वो विद्युत जिस साइड में आवेश रहेगा उस साइड में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए था वो कैसा था, यहाँ पे ऋणावेशित था। और जो यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों तरह के कैथोड लगाएंगे, एक साइड में प्लस चार्ज रहेगा, इस साइड में प्लस चार्ज हो रहा है, इस साइड में यहाँ पे माइनस चार्ज हो रहा है। तो डीएनए खंड कैसे थे, माइनस चार्ज थे है ना। और जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे साइड में क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो ये जो डीएनए खंड है, जो छोटे खंड रहना है वो बहुत ज्यादा जल्दी से गति कर लेना और माइनस चार्ज की ओर पहुंच जाना है, जो बड़े खंड रहना है वो प्लस चार्ज की ओर ही रहना है ना। अब यहाँ पर ये जो वॉल दिखाई दे रही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये जो कल्चर प्लेट है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे डीएनए के जो सैंपल हम उधर से ले रहे थे है ना, जो हमने सैंपलिंग करी थी और उसमें फिर उसका सेंट्रीफ्यूज किया था, फिर हमने उसका डीएनए को अलग से खंड ले लिए थे, उन खंडों को इन यहाँ पे लूप, ये कुप के द्वारा या वॉल के द्वारा अंदर साइड में डाल देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या था, एगारो जेल था है ना। अब ये क्या होने लगेंगे, विद्युत की ओर यहाँ पे प्रवाहित होने लगे। तो जो छोटे खंड है वो जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको आसानी से वो गति कर पाएंगे। जो बड़े खंड है वो तो थोड़े से धीरे धीरे जाएंगे। तो यहाँ एक सीक्वेंस में जब जाएंगे, बड़े वाले खंड यहाँ पे वॉल के साइड में रह जाएंगे और छोटे वाले खंड क्या हो जाएंगे, वॉल से यहाँ पे दूर चले जाएंगे। ये हो गया पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो चलनी प्रभाव है ना, जो सेवियल इफेक्ट होता है, इस एगारो जेल के अंदर में भी यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिक मूवमेंट्स दिखाता है और मदद करता है डीएनए खंडों को आगे की ओर जाने के लिए। दूसरी चीज, जब ये ऐसे यहाँ पर चले जा रहे हैं तो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हम उसका अभी जब चले जा रहे हैं और जब स्थिर हो जाते हैं यहाँ पे मूवमेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे अभिरंजन करते हैं, स्टैनिंग करते हैं। हमने स्टैनिंग में ग्राम स्टैनिंग पढ़ा था। महिमा क्या कर रही हो बेटा? ठीक है। हम स्टैनिंग करते हैं। स्टैनिंग में हमने क्या पढ़ी थी, ग्राम स्टैनिंग पढ़ी थी है ना। और भी प्रकार की स्टैनिंग होती है, कुछ स्टैनिंगों के नाम बता देता हूं यहाँ पे। ग्राम स्टैनिंग हो गई, दूसरी इंडियन इंक स्टैनिंग हो गई, जिल नैन्सन स्टैनिंग हुई। इसमें अलग अलग पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, अलग अलग उनकी पहचान करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम स्टैनिंग कर रहे हैं ये क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड स्टैनिंग है ना।
इथिडियम ब्रोमाइड स्टैनिंग है, तो इसी से याद रख लेना कि हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, अभिरंजन के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डीएनए के खंड होते हैं ये हमको दिखाई नहीं देते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो हम इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित करते हैं। अब अभिरंजित तो कर दिया, लेकिन अभिरंजन का मतलब या स्टैनिंग का मतलब ये होता है कि एक कलर आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी हमको डीएनए के खंड क्या होता है, दिखाई नहीं देते दृश्य प्रकाश में। अब यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि डीएनए खंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको कौन से प्रकाश में दिखाई देते हैं और कौन से में नहीं देते हैं। तो कौन से में नहीं देते, दृश्य प्रकाश में हमको दिखाई नहीं देते। ये दिखाई देता है जब अल्ट्रावायलेट्स, यहाँ पे हम अल्ट्रावायलेट किरणें डालेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे इस प्लेट के ऊपर में, तो हमको यहाँ पे नारंगी कलर के, ठीक है, कौन से दिखाई देंगे, चमकीले नारंगी कलर के खंड दिखाई देने लगे। तो यहाँ पे अब देखो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ऑब्जेक्टिव के लिए। एक तो इथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टैनिंग करते हैं, दूसरा पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी प्रकाश में हमको डीएनए खंड दिखाई देते हैं, तीसरा नारंगी चमकीले ब्राइट ऑरेंज कलर के हमको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, नारंगी कलर के दिखाई देने लगेंगे। चलो अब यहाँ पे ये जो पट्टियां दिख रही है, ऐसे पट्टियां दिखाई देने लगी है ना। अब बारी आती है यहाँ पे इल्यूजन, है ना, इल्यूजन मतलब छालन, है ना। छालन का मतलब ये हो रहा है कि अब हमको इसको क्या करना है, यहाँ से अलग करना है सारे के सारे डीएनए खंडों को। तो डीएनए खंडों को हमको अलग करना है, तो अलग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ। सर इरिडियम ब्रोमाइड का सर क्या होगा सर? क्या इरिडियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा सर? इथिडियम ब्रोमाइड का, हाँ 2 मिनट देखना पड़ेगा बेटा। इथिडियम ब्रोमाइड का C21H2Br N3, C21H2 नहीं H20Br N3, ओके सर, ठीक है। सर फिर से रिपीट कीजिए एक बार। C21H20Br N3, ठीक है। चलो अब अगली चीज आ रही है यहाँ पे इल्यूजन, है ना, छालन, कि हमारे पास जो यहाँ पे डीएनए खंड है उनको हमको यहाँ से कैसे अलग करना है ना। तो अलग करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो हमको पट्टियां दिखाई दे रही है नारंगी कलर की, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग कर लेंगे नॉर्मल ऐसे ब्लेड या तो फिर जो माइक्रोस्कोपिक ब्लेड्स रहती है उसके द्वारा हम इनको यहाँ पे अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो हम यहाँ पे जो हमको खंड मिले हैं ये कैसे थे, क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़े थे, तो ये सब कैसे रहते हैं, पॉलिंड्रोमिक क्रम में रहते हैं। तो पॉलिंड्रोमिक क्रम में हो रहे थे, तो क्या चीज करेंगे हम यहाँ पे, ये जो खंड प्राप्त हुए इन खंडों को हम यहाँ पे रिकम्बाइंड डीएनए बनाने के लिए जो वेक्टर डीएनए उसके साथ में हम यहाँ पे उसको जो रख देंगे और उसमें फिर लाइगेज एंजाइम डाल देंगे, जिसके द्वारा हमको ये पुनर्योगज डीएनए प्राप्त हो जाएगा। चलो एक और चीज थी, आज शायद कुछ लोग, काफी लोग नए हैं, 2-3 लोग नए हैं, तो बेटा यहाँ पे डिवाइस का नाम दिखाई दे रहा है, तो वो अपनी डिवाइस के नाम की जगह ना अपना नाम कर लेंगे, नाम डाल लेंगे, ताकि मेरे को नाम लेने में और पहचानने में आसानी रहे, ठीक है। दूसरी चीज, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सारे लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होना जरूरी है ना। अगर एनसीईआरटी की बुक है तो तुम लोग उस एनसीईआरटी की बुक से ही, अगर कोई नीट दे रहा है तो उसमें 360 का स्कोर होता है बायो से, है ना, 360 का होता है, कुछ नहीं। अगर सारे लोग बहुत अच्छे से अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ ले तो कम से कम वो 250 आराम से क्रॉस कर पाएंगे। 250 क्या, या मैं ये बोलूंगा वो 300 तक क्रॉस कर पाएंगे, है ना, आराम से, सिर्फ बायो से 360 में से 300 तक क्रॉस करेंगे। यहाँ जितने पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ, इसको अगर सारी चीजें ध्यान से कर लेते हो तो इतना स्कोर बहुत आराम से हो जाएगा ना, इसीलिए। और दूसरी चीज, किसी के पास अगर यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक नहीं है, कुछ लोग जैसे पुराने पास आउट है ना, जैसे 2018 से पहले वाले जो है, शायद उन लोगों के पास नहीं हो, तो या तो ऑर्डर करके ऐसे ऑनलाइन बुलवा लेना, या अपने आसपास में कोई हो उन लोगों से ले लेना, है ना। या तो दूसरी चीज है, एनसीईआरटी की साइट है, उसके अंदर में वहाँ पीडीएफ बुक डाल देना,
एनसीईआरटी पीडीएफ बुक, तो वहाँ फर्स्ट जो ब्लू वाली लिंक आती है उसी पे टच करके बेटा वहां से सारी बुक डाउनलोड कर लेना, 11th 12th सारे सब्जेक्टों की, है ना। तो उसी की हमको लाइन वाइज चलते जाना है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, जो आपने लास्ट में लाइन बोली थी ना, जो डीएनए और संवाहक, सर वो समझ में नहीं आई इसी में। कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है बेटा। उसमें हम इसे एक माइक्रोस्कोपिक ब्लेड के द्वारा क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमको पट्टियां दिखाई दे रही है इनको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। और ये क्या थे, पॉलिंड्रोमिक क्रम में थे, तो इसको हम क्या कर रहे थे, पॉलिंड्रोमिक क्रमों वाले खंड को हम क्यों अलग कर रहे थे कि हमको वेक्टर डीएनए के साथ में उसको जोड़ना था। तो हम यहाँ पे ये जो हमको यहाँ डीएनए खंड मिला है ये हमारी इच्छा वाला डीएनए है ना। तो इस फॉरेन डीएनए को हम क्या करेंगे, जो वेक्टर डीएनए है उसके साथ में जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे एक रिकम्बाइंड डीएनए मिल जाएगा। ये इतना ही था, है ना। चलो दूसरी चीज है वो, जैसे अभी मैं बुक के लिए बोल रहा था, अगर बाय चांस नहीं किसी से डाउनलोड होती है तो मेरे को मैसेज छोड़ दो, मैं भी उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड है। चलो अब बारी आती है यहाँ पे क्लोनिक संवाहक की, है ना, क्लोनिंग वेक्टर की। तो क्लोनिंग वेक्टर हमने जैसे अनुवांशिक पदार्थ के लिए, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि जो क्लोनिंग वेक्टर रहेगा उसमें क्या चीज होना चाहिए, सबसे मेन चीज तो ये होना चाहिए कि उसमें रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होना चाहिए, है ना, कि वो फिर से वहां पे द्विगुणित हो सके, है ना, बिना किसी चेंजेस के, बिना कोई परिवर्तन के, यहाँ पे उसके अंदर में रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर जो हमको जो भी जीनोम वगैरह मिल रहा है किसी भी गुणसूत्र या डीएनए वगैरह से, तो उसके अंदर में यहाँ पे जैसे हम अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या में जीवाणु कोशिका में इसके जीनोम में कई प्रतिकृतियां होती है। तो अब यहाँ पर ये चीज याद रखना कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, या जो जीवाणु कोशिका के अंदर में है, जो जीनोम है, जीवाणु कोशिका के अंदर के जीनोम है, उसके अंदर में कम से कम कितनी प्रतियां मिलती है, तो 15 से लेके 100 प्रतियां तक हमको यहाँ पे किसी भी क्रम की मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रतियां है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहरी डीएनए को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ के इसकी संख्या को हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ में प्रतिकृतियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अब क्या किया हमने, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अभी ऊपर में वहां पे डीएनए खंड लिया था, उस डीएनए को खंड को क्या करा हमने, इस यहाँ पे 100 खंडों के साथ, जैसे यहाँ पे एक जीवाणु है उसके अंदर में 100 खंड थे, इनके साथ में जोड़ दिया। ये 100 के 100 प्लाज्मिड क्या होना है, यहाँ पे कॉपी हो जाना है। अब हम प्लाज्मिड की अगर बात करें तो हर एक कोशिका के अंदर में क्या रहते हैं, एक से अधिक प्लाज्मिड रहते हैं ना, अलग अलग आकार के भी रहते हैं। तो जो बड़े आकार के प्लाज्मिड रहते हैं वो वाले प्लाज्मिड हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, कौन सा, हमारा बाहरी डीएनए को जोड़ने के लिए। अब उसको हमने जोड़ लिया, है ना, तो उसके बाद हम क्या हो रहा है, पुनर्योगज, वही रिकम्बाइंड डीएनए हमको मिल जा रहा है ना। अब जितना हम यहाँ पे जितने खंडों में हमारा जीन प्रतिस्थापित करके जोड़ेंगे उतने ही हमारे को क्या होना है, नए जीन भी प्राप्त हो जाना है। जब वो जो प्लाज्मिड था पहले से यहाँ पे जीवाणु के अंदर में, जब उसकी कॉपी होते जा रही है तो वो बार बार क्या होते जा रहा है, वो हमारा जो जीन हमने प्रतिस्थापित किया था वो भी वहां पे कॉपी होने लगेगा, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे वाहक की, है ना। तो वाहक में क्या चीज हो रही है, जैसे यहाँ पे हम एक वाहक ले रहे हैं जिससे प्लाज्मिड ले रहे हैं ना, तो प्लाज्मिड में क्या चीज होना चाहिए, ये कुछ विशेषता है जो होना जरूरी है ना। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होना चाहिए, है ना, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। ये यहाँ पे अब ये डायग्राम देखो, ये क्या है, ई कोलाई का प्लाज्मिड है ना, और इसके अंदर में यहाँ देखो नीचे साइड में बहुत सारे प्रतिबंधन स्थल है, बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या चीज याद रखना है, ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी चिन्ह कौन से होते हैं, PBR 322 में, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे वाहक होते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी कवर कर रही है अभी वो सिर्फ क्या कर रही है, ई कोलाई का PBR 322 कर रही है ना। तो इसके अंदर में यहाँ पे जितने यहाँ पर क्या है, बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है पहले तो, ठीक है। उसके बाद ये एम्प और TETR, ये क्या है, यहाँ पे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है ना, एंटीबायोटिक्स के लिए ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते हैं, है ना।
तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में क्या हो रहा है, यहाँ पर रोग के अंदर में तो वो वाले जीन उपस्थित रहते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। रोग वाले भाग के लिए याद रखना, देखो ओरी के लिए हमने बता दिया कि ओरी में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, कि वो इनिशिएशन साइट थी, मतलब यहाँ से रिप्लिकेशन उसका स्टार्ट होना है। रोग के अंदर में संरचनात्मक जीन रहते हैं जो किसी एंजाइम या प्रोटीन को नियंत्रित कर दें। एम्प और टीईटी क्या है, प्रतिजैविक प्रतिबंधन जीन है ना, यहाँ पे एंटीबायोटिक रिस्ट्रिक्शन जीन रहते हैं जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में उसको निष्क्रिय वगैरह करने का कार्य करते हैं। अब क्या चीज हो रही, जब हम इसको यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक क्रम में काट रहे हैं, तो पॉलिंड्रोमिक क्रम में काट रहे हैं तो क्या चीज हो रही है, ये दो भागों में बढ़ जाता है ना। तो 2 भागों में बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है, दरअसल यहाँ पे ये यहां से बढ़ गया ये, है ना। अब यहां से ये 2 भागों में बढ़ गया, तो 2 भाग में बढ़ गया तो क्या चीज होना है यहाँ पे, एक तो इस साइड वाला भाग हो रहा है, एक इस साइड वाला भाग हो रहा है ना। तो इस साइड वाले भाग में जैसे अगर मान लो उसने यहाँ पे दे दिया कि ये प्लाज्मिड है और वो ई कोलाई आर फर्स्ट वाले रिस्ट्रिक्शन स्थल से क्या हो रहा है, काट रहे हैं हम उसको, है ना। यहाँ से कहां तक काट रहे हैं, BAMH1 तक काट रहे हैं, ठीक है, यहां तक काट रहे हैं। तो इसके अंदर में कौन सा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, तो इस वाले भाग में उसने कौन से वाले भाग की बात करी है, ये वाले भाग की बात करी है, यहां तक की। तो इसके अंदर में कौन सा वाला भाग आ गया, यहाँ पे ये एम्प आ गया, एम्फिसिलिन आ गया, ठीक है। एम्फिसिलिन यहाँ पे प्रतिजैविक प्रतिबंधन जीन है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसने बोल दिया कि यहाँ से हिंद से लेके यहाँ पे PST फर्स्ट तक काट दिया है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, तो अब इसके अंदर में कौन सा प्रतिरोधी जीन आ रहा है, तो इसके अंदर में क्या आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन आ रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना ये चीज याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ओरी के लिए बता दिया, ओरी क्या चीज हो रही है ना, जहां से कॉपी स्टार्ट होंगी। चलो अब यहाँ पे इस PBR का भी हमको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए कि इसके अंदर में कौन क्या है, तो इसको थोड़ा सा सारे लोग नोट कर लो कि क्या चीज है ना। तो जो P है, P4 क्या हो रहा है यहाँ पर, P का अर्थ है प्लाज्मिड, ठीक है। यहाँ पे जो ये P दिख रहा है इसका अर्थ हो रहा है प्लाज्मिड। फिर BR आ रहा है ना, तो BR क्या है, बॉलीवर और रोडिगेज, बॉलीवर और रोडिगेज, बॉलीवर और रोडिगेज, ये कौन थे जिनने इस यहाँ पे इस प्लाज्मिड की के ऊपर अध्ययन वगैरह किया था, है ना, बॉलीवर और रोडिगेज, ठीक है। उसके बाद में आर तो पता ही है ना, आर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है ना, ठीक है। 22 क्या है, यहाँ पे सन ले रहे हैं वो कि किस टाइम में उन्होंने किया था, है ना। तो उसके बाद अब यहाँ पर इसके लिए जो दूसरी चीज याद रखना है, इसमें क्या हो रहा है, 40 से अधिक स्टीरिया ई कोलाई के PBR 322 में क्या हो रहा है, 40 से अधिक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं और ये सारे एक विशिष्ट स्थानों की पहचान करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। 40 से अधिक है, इनमें से क्या हो रहा है, 11 ऐसे पॉइंट्स है इसके अंदर में जहां पे टेट्रासाइक्लिन होता है ना, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित होता है, ठीक है। 11 स्थल पे, 11 जगह पे, ठीक है। टोटल इसमें नंबर क्षार युग्मों, नाइट्रोजन वो बेस पेयर की, है ना, बेस पेयर की संख्या याद रखना है, टोटल कितनी होती है, 4361, 4361, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे, अब यहाँ पर आती है पहचान स्थल, है ना। तो ओरी के पास में क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि इसको जब हम अलग अलग स्थानों से काट रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों से काट रहे हैं तो अलग अलग तरह के प्रतिरोधी जीन उसके अंदर में उपस्थित रहेंगे, है ना, कि कहाँ से कट रहा है वो इस हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, एम्फिसिलिन हो गया, क्लोरोफेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, केनामाइसिन हो गया, ये क्या है, यहाँ पे प्रतिरोधी जीन है जो अंदर इसके अंदर में एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी जीनों को कोडित करते हैं स्टीरिया ई कोलाई के अंदर में, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो अब अगली चीज आ रही है यहाँ पे क्लोनिंग स्तन। तो क्लोनिंग स्तन में क्या हो रहा है, वो वाला स्थान होता है जहां पर क्या होता है,
कोई भी एक प्रतिरोधी जीन उपस्थित होता है, साथ में इसमें क्या होता है, पहचान स्थल उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे जो जीन होते हैं जिसको हमको यहाँ पर कॉपी करना है, वो यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं ना। ठीक है, तो ई कोलाई के लिए तो दो ही चीज याद रखना है, एक एम्फिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन, ये दो जो है एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधी रहते हैं। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है यहाँ पर, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया है ना, जहां पर भी कोई जीन वगैरह उपस्थित रहता है, जब हम यहाँ पे मान लो अगर किसी माध्यम में अगर टेट्रासाइक्लिन है ना, तो टेट्रासाइक्लिन है तो वो वहां पर क्या हो रहा है, अच्छे से वृद्धि कर पा रहा है। अगर मान लो एम्फिसिलिन वाला, अगर हम उसको किसी अपोजिट याद रखो है ना, अगर हम यहाँ पे दो हम बोल रहे हैं मतलब क्या प्रतिरोधी जीन है ना, अगर टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन है और उसको अगर हम एम्फिसिलिन वाले इन्वायरमेंट में रखेंगे तो वो वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाएगा है ना। और अगर एम्फिसिलिन वाला माध्यम है तो जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो भाग रहेगा है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे डीएनए के दो भाग हो जा रहे थे, तो दो भाग हो रहे थे, तो मान लो ये वाला एक भाग हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन वाला, इसको अगर हम यहाँ पे एम्फिसिलिन वाली कल्चर प्लेट में रख रहे हैं तो ये जो डीएनए खंड है यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम अगर इसको मान लो कि अगर एम्फिसिलिन वाला भाग है ना, कि एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन वाला भाग है, तो यहीं पर, और ये जो कल्चर माध्यम बनाया है हमने यहाँ पर, इसके अंदर में भी क्या है, एम्फिसिलिन कल्चर माध्यम है, तो ये क्या होना है, आसानी से वृद्धि कर लेना है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें सेम हो रही है ना। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना है कि अगर टेट्रासाइक्लिन युक्त अगर प्रतिरोधी जीन है तो इस एम्फिसिलिटिक इन्वायरमेंट में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और अगर टेट्रासाइक्लिटिक इन्वायरमेंट है तो एम्फिसिलिन वाला यहाँ पे वृद्धि नहीं कर पाएगा। एक दूसरे, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है इनकी कॉलोनियों की, है ना, कि अगर यहाँ पे जब वो वृद्धि कर रहे हैं और जो कॉलोनी हमको कॉलोनी मिल रही है, तो कॉलोनी मिल रही है तो क्या चीज हो रही यहाँ पे पहचान इस। अच्छा, एक और चीज है, जैसे ये जो कॉलोनी मिल रही है ना, अब अगर हमारा जो जीन था है ना, उदाहरण के लिए मान लो हमारा एक कोई जीन था जिसको हमने यहाँ पे इसके अंदर में ये प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, अभी प्रतिस्थापित किया था, तो ये जब यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो हमको, अगर ये यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूं, जैसे ये हमारे पास दो खंड हो गए, ठीक है, डीएनए के दो खंड हो गए, एक के अंदर में हमने जो प्रतिस्थापित जीन किया है वो जीन यहाँ पर उपस्थित है और एक के अंदर में यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो जब यहाँ पे ये वृद्धि कर रहा है तो जो, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे एक माध्यम लिया और इसमें यहाँ पे क्या चीज हो रही है, एम्फिसिलिन क्या है, प्रतिरोधी जीन उपस्थित है, और ये क्या है, एम्फिसिलिटिक यहाँ पे इन्वायरमेंट भी। तो जब ये वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर जो हमको कॉलोनी बनेगी, ये जो यहाँ पे डीएनए खंड जब वृद्धि करेंगे और इसकी संख्या बढ़ने लगेगी तो यहाँ पर हमको ब्लू कलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर में यहाँ पे हमारा जो हमने भेजा था, जो हमारा बाहरी जीन था, है ना, ये बाहरी जीन था, इसके अंदर में यहाँ पे बाहरी जीन जुड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको कोई कलर की कॉलोनी नहीं दिखेगी, है ना। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना है कि जब यहाँ पे ये जो वृद्धि करने लगती है जीन, या यहाँ पे जब उनकी कॉलोनी बनने लगती है, तो यहाँ पे हमको नीला कलर दिखाई देने लगता है, और जहां पर हमको कलर दिखाई देने लगता है, समझ लो उस वाले भाग में जो हमारा जो डीएनए था वो प्रतिस्थापित हो गया है। अगर हमको यहाँ पे कोई कलर अगर नहीं दिखाई दे रहा है, खासकर ब्लू कलर, तो यहाँ पर वो जो हमारा जीन था वो प्रतिस्थापित नहीं हुआ है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है क्लोनिंग संवाहक को जीन क्लोनिंग के हेतु हमको पौधे वगैरह में ट्रांसफर करना है ना। तो ट्रांसफर करना है तो क्या चीज हो रही है, यहाँ पर हम जब पौधे ले रहे हैं ना, तो एक जब हम पौधे का ले रहे हैं तो पौधे के अंदर में क्या चीज रह रही है, यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, है ना, ये एक जीवाणु याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये किसके अंदर में रहता है, द्विबीजपत्री पौधों में रहता है, और क्या है, एक रोगजनक पैथोजन है, मतलब क्या है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो पौधों के अंदर में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसके अंदर में जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी डीएनए बोलते हैं, या टीआई प्लाज्मिड भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। और ये कहाँ पर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर में रहता है, और कैसा है, ये बेसिलाई है ना, छड़ के आकार का जीवाणु होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। अब इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ट्यूमर वाले जीन यहाँ पे उपस्थित रहते हैं जो पौधों के अंदर में ट्यूमर उत्पन्न कर देते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो उसका हानिकारक गुण है उसको क्या कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, और उसको यहाँ पे हमारे पास जो पुनर्युगत डीएनए है, उस पुनर्युगत डीएनए को किसी दूसरी होस्ट सेल में, पोषक कोशिका के अंदर में ट्रांसफर हम करने के लिए यूज में लाते हैं। दूसरी चीज,
ये तो पौधे के लिए हो गया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। दूसरा आ रहा है यहाँ पे रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस में क्या होते हैं, कैंसर को, अधिकतर कैंसर को सक्रिय करने वाले जीन होते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, जीवाणु के अंदर, मतलब जंतु के अदर क्या जंतु के अंदर अगर हमको यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है कोई हमारा रिकम्बाइंड डीएनए, तो उसके लिए हम रिट्रोवायरस का उपयोग करते हैं। उसके अंदर में जो कैंसर वाले जो जीन रहते हैं, ऑन्कोजीन रहते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं ताकि वो अपना रोग उत्पन्न ना कर सके। फिर यहाँ ये एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वाहक के रूप में रूपांतरित हो जाता है ना। अगले समय जो भी पौधे हैं उसके अंदर में ये चले जा रहा है ना। अब यहाँ पे जो टीआई है, टीआई के लिए यहाँ पे याद रखना ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं इसी को, टीआई को ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टी से ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। अगली चीज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के लिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसके अंदर में गाल रोग उत्पन्न करता है और ये एक तरह का कैंसर जैसा होता है, ट्यूमर जैसा होता है, गाल रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या हो रहा है, इसको डीएनए को अगले इसमें जो भी है कोशिका उसके अंदर में हमको प्रतिस्थापित करना है ना। तो जंतु कोशिका, अब जंतु कोशिका के अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे है एक जो कोशिका झिल्ली होती है किसी भी कोशिकाओं में, जंतुओं में, उसमें कैसे रहती है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रहती है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रोफोबिक कोशिका झिल्ली मतलब वो जालिस नहीं होती है। हाइड्रोफोबिक बोला बेटा, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक लिखा है, तुमने जो बताया वो जल स्नेही हो गया, मैंने हाइड्रोफोबिक बोला। हाइड्रोफोबिक मतलब जल रोधी होती है, जल रोधी है ना, ठीक है। तो जल रोधी होती है जिसके लिए हम क्या करते हैं, काइमेरिक डीएनए का प्रयोग करते हैं ना। और इसके अंदर में जो हमको यहाँ पे जीवाणु कोशिका से जो हमारे को जो डीएनए मिलता है वो क्या कहलाता है, काइमेरिक डीएनए कहलाता है। ये चीज नोट कर लो, जीवाणु कोशिका से हमको जो यहाँ पे रिकम्बाइंड डीएनए मिल रहा है वो क्या कहलाता है, काइमेरिक डीएनए कहलाता है ना। इसी को स्मॉल सी डीएनए भी बोल सकते हैं ना। सर फिर से बताना। काइमेरिक जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका का जो डीएनए रहता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए कहलाता है। सी डीएनए, हाँ सी डीएनए, स्मॉल सी, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, इसको हाँ प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापित करना है ना। जो हमारे पास पुनर्योगक डीएनए है उसको हमको प्रतिस्थापित करना है किसी दूसरी जो कोशिका है उसके अंदर में, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कुछ मेथडों का यूज करते हैं। सबसे पहली आती है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर कोई सेल हो रही है, एक सेकंड बता रहा, ये सेल है ना। तो इसके अंदर में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक जैसे निडिल लेंगे और उस निडिल से क्या करेंगे, इसके अंदर में यहाँ पे हम जो भी हमारा डीएनए है उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये ऐसे इस साइड से माइक्रोस्कोप में इस सेल को यहाँ पे हम फिट करके रखते हैं और इधर से उस माइक्रोस्कोपिक निडिल के द्वारा क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए है उसको अंदर साइड में यहाँ पे डाल देंगे, है ना। ठीक है, तो वो अंदर चले जाना है। दूसरी आती है बायोलास्टिक या जीन गन, है ना, बायोलिस्टिक्स या जीन गन। ये अब इसका प्रयोग हम कहां पे कर रहे हैं, अच्छा ये भी चीज याद रखना है, जंतु कोशिका के अंदर में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो माइक्रो इंजेक्शन विधि का प्रयोग करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। और अगर पौधों के लिए कर रहे हैं तो क्या चीज कर रहे हैं, यहाँ पे जीन गन का उपयोग कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पे धातु भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना, जीन गन के अंदर में गोल्ड या तो फिर टंगस्टन का हम यूज करते हैं। काय के लिए करते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं उसकी बमबारी करने के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारा जो डीएनए है वो अंदर साइड में प्रतिस्थापित हो जाए। चलो लास्ट वाली विधि आती है यहाँ पे
अहानिकारक रोगजनक वाहक है ना, तो डिजाइम्ड पैथोजन वेक्टर है ना, या नॉन पैथोजेनिक वेक्टर। नॉन पैथोजेनिक वेक्टर मतलब क्या हो रहा है कि जो जैसे हम बैक्टीरियोफेज का या रिट्रोवायरस का यूज कर ले रहे हैं, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, उसके जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी उसको नष्ट कर देंगे और उसके द्वारा फिर हम क्या कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे। दूसरी चीज हम संकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें 2 कोशिका है, उसके अंदर में हम यहाँ पे प्लाज्मोगैमी कर देंगे, और प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, 2 कोशिकाओं के जो प्लाज्मा रहता है या जो जीव द्रव्य रहता है उसको मिक्स कर देते हैं और फिर वो दूसरी कोशिका बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी का भी यूज कर सकते हैं, कायिक संकरण का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। चलो 2 मिनट भर बचा है बेटा। सर हाँ, तो जो माइक्रो इंजेक्शन है सर, ये फिर से बता दीजिए। ये बताया ना, जैसे यहाँ पे एक ये पूरा सेटअप बना हुआ रहेगा, उसके अंदर में ये सेल रहेंगी और उसके अंदर में हम, ये नीडल हो गई है ना, ये वाली मानो नीडल है, इसके ये अंदर में क्या चीज है, हमारा जो रिकम्बाइंड डीएनए वो है, तो उसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर साइड में यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पे ये नीडल है, तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास में इधर में ये डीएनए उपस्थित था, हमने प्रेशर से क्या किया, इसको अंदर साइड में प्रतिस्थापित कर दिया, ये कोशिका के अंदर में चले गया। जब ये वृद्धि विभाजन करेंगी तो हमको यहाँ जो हमारा जो, तो हमारी इच्छा अनुसार जो हमको उत्पाद चाहिए था, वो उत्पाद हमको मिलने लग जाएगा, या वो एंजाइम हमको मिलने लग जाएगा। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन से याद रखो कि इंजेक्ट कर देते हैं अंदर साइड में। हाँ चलो, एक और चीज, 1.5 मिनट भर बचा है ना। 10:50 पे फिर से सारे लोग कनेक्ट करेंगे। और फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो YouTube वाले चैनल की बात करी थी है ना, तो उसको फिर से वो कर लो। और ये जो नए लोग आज जुड़े हुए हैं ना, नए लोग थोड़ा सा अपना डिवाइस का नाम डाल लेना, तो मेरे को नाम पहचान में आ जाएगा। दूसरी चीज, अगला सेशन के लिए बताओ, अगला सेशन क्या करना है, MCQ कर दे या आगे बढ़ जाए? सर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। हाँ वैसे दोनों हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है ना। अगर हो जाता है तो अभी भी एक MCQ कर लेंगे और शाम में भी कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट करो है ना। और थोड़ा सा टाइम पर कर लेना, सारे लोग टाइम पर कर लेना बेटा, टाइम पे।